नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में। और हमारे साथ हैं भारत सिंह झाला जी, जो कि फार्म एक्टिविस्ट हैं, गुजरात से हैं। और आज हम गुजरात की बात करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। ख़ास तौर से कोरोना की जो ये जानलेवा लहर है, इसमें बचाव के क्या उपाय हों और ख़ास तौर से अंधविश्वास से बचें। हमारी कोशिश है कि जिस हमने पिछले दिनों देखा कि गुजरात में जो एक गोबर थेरेपी की बात सामने आई है, और उससे ये तरह तरह की बातें लिंक हो रही हैं कि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। कई लोग गोबर को लेप रहे हैं, गौमूत्र को पी रहे हैं, और उसके बाद जो गाय का दूध है या छाछ है उससे स्नान ले रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आई हैं। हालांकि इस बात को एक हफ्ते से देश भर के जो साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं कि इसमें कुछ भी प्रमाणिक तथ्य नहीं है, कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। इस सब पर हम बात समझेंगे और ज़्यादा इंसाइट लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जयेश जी, आपसे एकदम ओपनिंग कमेंट चाहती हूँ कि कोरोना के इस दौर में जब सभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि करीब 300 डॉक्टर्स का खुद से निधन हुआ है, किस तरह से चोट पहुंची है। पिछली वेव में 700 डॉक्टर्स, और सभी डॉक्टर्स चाहते हैं कि हम साइंटिफिक तरीक़ों से इस चुनौती का सामना करें। ऐसे में जो ये गोबर थेरेपी और तमाम तरह के जो अंधविश्वास, काढ़ा और तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, या यज्ञ चिकित्सा बोल लें, या धुएँ, लोबान, इन सब से ट्रीटमेंट की जो ये बातें सामने आ रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज के तारीख में जैसे आपने बताया नियरली 300 डॉक्टर्स तलक आज 1 अप्रैल से जो दूसरी लहर जो हम महसूस कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, उसमें उतने डॉक्टर घायल हो गए हैं। और ये डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, बहुत ही मेथोडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहे थे। और काफी टाइम वो अपना जैसे ड्यूटी होनी चाहिए 6 से 8 घंटा, लेकिन इन 14-14, 16-16 घंटा काम कर रहे थे। तो ये एक बाजू की बात रही। उसके साथ में आज एक जिसको हम लोग आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, आज के तारीख में आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। और जैसे आपने देखा होगा कि ये कोरोना का ट्रीटमेंट जो लास्ट ईयर शुरू हो गया, उसके बाद में आईसीएमआर है, डब्ल्यूएचओ है, और वर्ल्ड के काफी साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते रहे कंटिन्यूअसली। तो ट्रीटमेंट की जो मात्रा है, ट्रीटमेंट की जो प्रोटोकॉल है, ये भी थोड़े थोड़े बदले होते गए हैं। शुरू में कुछ दवाई उन्होंने यूज की थी, उन्होंने बाद में बोले कि नहीं ये दवाई नहीं काम करेगी। फिर फेबिना आया, फिर बाद में आईसीएमआर का डिसीजन आया कि नहीं ये बहुत काम नहीं कर रही है। आइवरमेक्टिन आया, ये भी दवाई लोग बोल रहे काम कर नहीं रही है। पेपर्स हमारे पास रिसर्च है जो कि आइवरमेक्टिन वायरल को लोड को घटाता है। तो इस तरीके से रोज ये जो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस चालू है। एक साइड में रिसर्च चालू है, एक साइड में पेशेंट का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मैं मतलब आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे हॉस्पिटल में आज एक हम कोई दवाई यूज करते हैं, और वो दवाई यूज करने के बाद में हमको दिखता है कि पेशेंट अच्छा हो रहा है, पेशेंट में रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है। तो ये जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के जैसे हो गया, जैसे मालूम पड़ रहा है कि नहीं ये जो पेशेंट को ये दवाई दिया और ये पेशेंट को ये दवाई दिया, दोनों में ये फर्क है। तो उसमें से भी डॉक्टर लोग रिसर्च करके बताते हैं कि नहीं ये दवाई चाहिए। जैसे स्टेरॉइड बाद में सामने आ गया, एंटीबायोटिक को देखा कि वो कमती है। तो वो हिसाब से आज जो ये गोबर है, मलमूत्र जो भी है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक जात के अंधविश्वास की तरीके से काम कर रहा है। और जो गांव के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है और गांव के लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसको ये कोई लोग बता रहे हैं कि भाई आप ये करो वो करो, यज्ञ करो, इससे कोई फायदा नहीं है, ऐसा मैं पूरा समझता हूँ। जी। और वो लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। वो डाइवर्ट हो रहे हैं उनसे। उससे अच्छा है कि इतना जो भी पैसा खर्चा करने वाले, उससे अच्छा है कि अच्छी वैक्सीन ला के उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन दे दीजिए। क्योंकि आज साइंटिफिक कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड बोलती है कि दो लहर के बाद में जो तीसरी लहर आती है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है। उसमें हम सोच रहे हैं कि शायद पीडियाट्रिक कम्युनिटी भी अफेक्ट हो जाए।
तो ये जो हम लोग को तीसरी लहर का जो सामना करना है, अभी अब मुझे मालूम नहीं तीसरी लहर कहाँ आएगी, साइंटिफिक कम्युनिटी भी नहीं बोल सकते। सेकंड लहर हम लोग नवंबर दिसंबर में सोच रहे थे, लेकिन वो आ गई अप्रैल में, अचानक आ गई। हम लोग जनवरी से अप्रैल तक खुश थे कि हमारे केसेस कम हो गए, लेकिन वो ऐसे आ गई कि लोगों को एक थप्पड़ मार के अभी थोड़े से केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 3 लाख के ऊपर केसेस आज के तारीख में इंडिया में है। तो हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीन देना चाहिए और अच्छा ट्रीटमेंट, प्रोटोकॉल बेस्ड, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट देना चाहिए। जी भरत सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, अहमदाबाद खासतौर से सुर्खियों में रहा पिछले दिनों, और उसमें गोबर थेरेपी निकल कर आई कि कुछ जो जगहें हैं जैसे कि स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम में इस तरह की थेरेपी दी जा रही है। तो समझना चाहेंगे कि अब तो इस बात को हुए हुए एक हफ्ता हो गया, दुनिया भर से डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने इस पर अपनी राय जताई है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। आज की तारीख में किस तरह की स्थिति है, खास तौर से जो गांव के लोग हैं, क्या वो इस तरह की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं? जैसे कि डॉक्टर जयेश लेले ने बोला कि जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, गांव तक वैक्सीन्स नहीं पहुंच रही हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंसान अपने आप को बचाने के हर वो तरीके अपनाना चाहता है, मगर इसमें ये थेरेपी कितनी कारगर साबित हो रही है? जैसे कि क्लियर है कि ये मिथ बोला जा रहा है, डॉक्टर्स ने बोला है, मगर आपकी राय समझना चाहेंगे कि लोग किस तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं और किस तरह से बचें इन चीज़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और और डॉक्टर साहब को। काफी ऐसे तो 20 मार्च 2020 से ये जो कोरोना महामारी का लॉकडाउन आया, इसके बाद गुजरात के अंदर लाखों से ज्यादा लोगों को कोरोना के अंदर आ गए, लाखों लोग मर गए लास्ट 3 महीने। एक भी ये जो बात करने वाला लोग टीवी में, मीडिया में, व्हाट्सएप में देखते हैं। अभी 10 दिन पहले की बात करता हूँ, जिसके पास से मैं गाय का दूध लेता हूँ, ये जो किसान है उसको उसको कोरोना हो गया था। तो व्हाट्सएप में मैसेज आया कि नींबू का पानी वो नाक में और कान में डालेगा तो आपका जो गला साफ हो जाएगा। तो उसने ये प्रयोग किया, तो रात को 2 बजे वो चार मर गया। मैं दूसरे दिन उसके उस पर गया, उसका विशेष से भाई ने बताया कि मेरा भाई ने ये नींबू का उठा तो पूरा सूजन आ गया और गला के अंदर से सब गया। हॉस्पिटल ले गया तो वहां उसकी थोड़ी और स्वास्थ्य से बंद हो गया। काफी सालों से ये जो बातें चल रही है गुजरात के अंदर, राजकोट हो या अहमदाबाद हो, या तो ये जो स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था के आजू बाजू में जहां भी कोरोना है, एक भी पैसे उन लोगों ने नहीं बताया है। एक भी इंसान को गौमूत्र पीने से, गाय का साथ नहाने से एक भी कोरोना का दर्दी तो अच्छा हुआ या तो उनके वहां ले गया, ऐसा कोई अभी तक दाखिला नहीं आया है। गौ की बात है वो एक अलग साइंटिफिक बात, मजदूरी के साथ जुड़ी हुई बात है। आज की तारीख में भी लोग भेड़, गाय और बछड़ा घर में नहीं रखते क्योंकि वो खेत में रखते। उनका मूत्र से जो मच्छर पैदा होता है, डेंगू पैदा होता है, काफी रोग आता है कि जब पशु को रोग लगता है बारिश के समय, उसको मौवा बोलता है, तो उनका खेत भाई हमको भी लगता है। तो उस समय डॉक्टर भी बोलता है जिस गाय को या जिस बच्चे को वो हुआ है उनका दूध मत पियो। तो ये तो पूरा जो कोपर डंडा है वो डाइवर्ट करने की बात है। मैं गाँव में रहता हूँ, मैं खेती करता हूँ, गाय रखता हूँ, गाय रखता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं माना कि बुढ़ेला का मूत्र पीने से शरीर अच्छा होगा, गाय का मूत्र अच्छा होगा। ये बहुत अनसठीक है। दिन का 5 घर में जलाओगे तो हमारा मच्छर चले जाएगा। ये जो कोई आयुर्वेदिक पद्धति है, जो उकाला है, वो ठीक है। बाकी ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गाय माता का मूत्र में सोना आता है, गाय का साथ तो सोना आता है, तो किसान क्यों आप कर सकते? गाय का मूत्र में तो सोना है, तो गाय का मूत्र हम खेत में डालते हैं, तो हमारे खेत में क्यों सोना नहीं उठते? तो साहब ने सही बताया कि आज की दौर में वैज्ञानिक तौर से ये कोरोना को हटा सकते हैं। अंधश्रद्धा से हम हमारे इंसान को मार डालते हैं। और लास्ट 3 महीने के अंदर 1,32,000 से ज्यादा लोग गुजरात में चिन्हित थे। अभी भी ढेर लगते हैं, अभी भी लाशों इतनी बड़ी है कि
जी भरत सिंह जी, आपकी आवाज़ थोड़ा थोड़ी क्लियरली हम तक नहीं आ पा रही है। मुझे लगता है दर्शक भी आपकी बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे। आपकी जो आपने बात सामने रखी है, आप उसी बात को कह रहे हैं कि ये कोई इसका साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। आप खुद किसान हैं और किसान सदियों से गाय और खेती का वास्ता रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो गाय गोबर थेरेपी और जो इस तरह की मूत्र पीने की और गाय के दूध से नहाने की बातें, और इसके अलावा गाय के दूध से बने घी से जो आप धुआं कर रहे हैं और इस तरह की जो बातें, इनका कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। डॉक्टर जयेश, मैं एक बार आपसे फिर से समझना चाहती हूँ कि जो इम्यूनिटी है, बोला जा रहा है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर जो राजनेता हैं वो लोग भी कुछ तमाम तरह के इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम गाय मूत्र पीते हैं, इससे हमारे फेफड़े क्लियर रहते हैं। एक कहते हैं कि यज्ञ चिकित्सा करने से जो कोरोना की तीसरी वेव है हम उसको भगा पाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई लोगों को देखते और करते सुना है कि लोबान और धूप करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से। आपको क्या लगता है कि ये एक तरफ से आस्था है, धार्मिक आस्था, आप किस तरह से सलाह देंगे लोगों को कि धार्मिक आस्था और मन में संकल्प और विश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए चीज़ें ठीक हैं, मगर क्या चिकित्सा के लिहाज से इन चीज़ों पर उस तरह से ध्यान देना कितना सही रहेगा, कितना गलत? आज के समय में डॉक्टर्स और साइंटिफिक कम्युनिटी आज एविडेंस को मानती है। तो आज मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो आदमी जिसका जो फॉर एग्जांपल उसको रोज रोज सर्दी हो रही है, लेकिन उसको विटामिन सी दो, उसको कुछ विटामिन दो, उसको कुछ जिंक दो, या उसको कोई भी अच्छी दवाई दो, उसको पहले टेस्ट करो कि उसका खून में कुछ तकलीफ तो नहीं है, उसको कुछ इसोनोफिलिया तो नहीं है, उसका कुछ डब्ल्यूबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन नहीं है। तो वो देखने के बाद में हम लोग अगर डिसाइड करते हैं कि इसको ये दवाई देनी चाहिए, तो इसको इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उसका मतलब आज हमारे पास में जो इम्यूनिटी कम होने वाली जो चीज है, उसको हम लोग ढूंढ निकाल सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसकी जो रक्त में या बॉडी में कमियां हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और वो कमियां ठीक होने के बाद में हम दिखा सकते हैं कि देखो ये आदमी बीमार कम पड़ रहा है। तो ये एक प्रोटोकॉल, ये एविडेंस बेस्ड सिस्टम हो गया। तो इसमें जो आज के तारीख में हर एक आदमी का इम्यूनिटी अलग है। हर एक आदमी को, जैसे पोल्यूशन में आप जाएंगे, धुआं जाएंगे, तो 10 में से 5 लोगों को धुएं का तकलीफ होएगा, लेकिन पांच लोगों को धुएं का तकलीफ नहीं होएगा। तो वो एक इम्यूनिटी वो उसके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड है। उसके लिए सबको कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? आज हम लोग जब भी फर्स्ट एक दौर आया था, तभी एक घर में हम लोग 5-6 जन हो गए, तो एक को ही कोरोना दिख रहा था, बाकी के 4 को नहीं दिख रहा था। तो वो टाइम का स्टेज अलग है। लेकिन ये टाइम का हमने देखा है कि एक घर में एक जन को आता है तो बाकी 5 जन को हो जाता है। तो ये स्ट्रेन अलग है। तो वो जो हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी, एक इम्यूनिटी बॉडी बेस्ड इम्यूनिटी का एक सिस्टम है। उसका डेवलपमेंट कैसा करना, उसको फाइंड आउट करना कि कमियां क्या है और उसको कमियों को दूर करना, ये एडिशनल है। तो ये एक सिस्टम में जैसे हमने देखा कि कोरोना को फाइट करने के लिए अच्छी इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला कि आप जिंक ले लो, विटामिन सी ले लो, विटामिन डी ले लो, और ये तीनों जो है वो प्रूव्ड है। विटामिन ए, जिंक, ये सब प्रूव्ड है कि ये बॉडी का इम्यूनिटी, बॉडी की शक्ति, बॉडी की रोग प्रतिकारक फाइट करने की, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रोग का सामना करने की शक्ति बढ़ाती है। तो इसमें देखा गया ये देने के बाद में कि वो आदमी कोरोना में जो नॉर्मल आदमी से 2 दिन जल्दी रिकवरी होने लगा और उसको कोरोना के साइड इफेक्ट्स भी कम होने लगे। इसके लिए ये दवाई चालू होती है। तो इसमें जो भी ये दवाई, जैसे आप सब सोचते हैं कि विटामिन सी है, आज नींबू के पानी में भी विटामिन सी है। तो वो थोड़ी सी मात्रा अगर किसी को जचती है तो वो नींबू का आधा चम्मच शरबत ले तो उसको विटामिन सी मिल रहा है। उसी के साथ में जैसे आप कुछ हल्दी हो या कुछ काढ़े हो सकता है। लेकिन ये जो मानते हैं कि यज्ञ करो और धुआं जो है वो मतलब उसका लेपन ले लो या काउडंग का ले लो और काउडंग का मलमूत्र वो ले लो, इसमें कोई प्रूव्ड इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ताकत नहीं दिखाई है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो बता रही है कि ये दवाई लेनी चाहिए जिससे आपको इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आपको कम समय में आप कोई भी
बीमारी, मतलब आज के तारीख में हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना में से जल्दी रिकवरी होगी। और उसी के बाद में, कोरोना होने के बाद में भी हमने देखा है कि कितने लोगों को लंग्स की व्याधि है और कितने लोगों को फेफड़े में उनको कुछ जी तकलीफ हो जाती है, कुछ ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वो सब बीमारी नहीं होती है, उनको दम नहीं लगता है और वो उनको चलने में या सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ नहीं होता है। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना हम लोग जो सोचते हैं, उसमें भी रिकवरी अच्छा होता है। तो ये प्रूव्ड एफिकेसी है, इसको हम लोग प्रूव्ड इम्यूनिटी साइंटिफिक वे से है। और बाकी ये जो यज्ञ वगैरह से कोई इम्यूनिटी नहीं है। जो आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, वो भी मैंने पेपर में पढ़ा था, लेकिन उसके पीछे मुझे कोई साइंटिफिक मात्रा दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग आज एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और आपको मालूम है कि आज के तारीख में वर्ल्ड में एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एलोपैथी ही सब जगह पे दवाई चल रही है। तो एलोपैथी इज एविडेंस बेस्ड। तो जी उसके साथ में हम लोग ये देखते हैं कि कोई आयुर्वेदिक दवा या कोई जो नेचुरल प्रोडक्ट है बॉडी का या खाने का नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें वो अगर चीज दिखती है तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रूव किया है। इट इज नॉट बिल्कुल पॉसिबल। जी प्रूव नहीं हो गए अब तक। इसके लिए प्रूव करना जरूरी है, उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च होना जरूरी है। तो ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, एक और बात सामने आ रही है, ब्लैक फंगस की दिक्कत सामने आ रही है, तमाम राज्यों में ये फैल रही है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो इसे कहा जा रहा है, इसमें भी कुछ इस तरह की स्थितियां बनती हैं क्या कि जो गोबर थेरेपी या काऊ डंग या फिर जो सूखी पत्तियां या इन सब में इस तरह की फंगस होती है, जिसका कोई लिंक है क्या लोगों में? अगर जो लोग इस तरह की थेरेपी लेते हैं उनमें इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि म्यूकोरमाइकोसिस में जो फंगल इन्फेक्शन है वो हो सकता है कि पशुओं से उपजी जो उनकी वेस्ट है, गोबर है या फिर तमाम सड़ी पत्तियां, और उनके थ्रू ये लोगों तक पहुंचे। इसमें क्या एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है स्थिति? अभी जैसे ये म्यूकोरमाइकोसिस एक जात का फंगस है, और वो दो जगह पे जास्ती पाया जाता है। ए ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स। अब अगर आप देखने जाएंगे तो जो पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है, तो ऑक्सीजन लगने के टाइम पे जितने भी ट्यूबिंग यूज होते हैं, वो काफी ट्यूबिंग्स जो है वो रीयूज होते हैं। उसको जाके जैसे गैमा रेडिएशन भी होता है, उसका साफ भी होते हैं, क्लीन भी होते हैं, लेकिन तो भी फंगस है ऐसा जंतु है कि वो वहां रहने का चांसेस है। और वो एक होता है। दूसरा चीज है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, आज काफी जगह पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया है ह्यूमन ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 महीने के पहले शॉर्टेज इतना ऑक्सीजन का था कि लोग ऑक्सीजन के मारे तरस रहे थे। मतलब उनको जो जितना भी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन का ये दिया था सिलेंडर, वो बहुत ही कम पड़ रहा था। तो उसका रिप्लेसमेंट इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में से सिलेंडर्स निकाल के वो यहाँ यूज किए गए। तो उसमें वो जो फंगस था, क्योंकि फंगस एक ऐसा चीज है कि वो सॉफ्ट, जैसे सॉफ्ट कोई भी वेट हो, क्योंकि ह्यूमिड हो, वहां वो फंगस ग्रो होते रहता है। तो ये जो काऊ डंग है, उसमें ये ह्यूमिड होने के कारण उसमें फंगस ये नेचुरली पाया जाता है। और वैसे ही जैसे आपने देखा कि जो ऑक्सीजन के ट्यूबिंग्स है या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, और वहां से जो म्यूकोरमाइकोसिस जो पेशेंट को अंदर जाता है बॉडी में, तो ये खाने से फंगस एक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है, और उसको टोटली बाहर रख के उसको बैन करना चाहिए। और कोरोना जिसका इम्यूनिटी पे कम हो गया है, उसको ये जरा भी नहीं देना चाहिए, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। जी भरत सिंह जी, आपसे समझना चाहते हैं कि गाँव में जो वैक्सीनेशन की स्थिति है आज की तारीख में वो क्या है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भी जिन्होंने पहली डोज ली, सेकेंड डोज उन तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और गांव में किस तरह की स्थिति है, यहाँ हम इसलिए उनसे कमेंट लेंगे क्योंकि डॉक्टर जयेश हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये सुझाव भी दिया है सरकार को कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया जाए। पहले हम आपसे समझना चाहते हैं ऑन ग्राउंड वहाँ के गांव में किस तरह की स्थिति है, और आप अपना क्या सुझाव सामने रखना चाहेंगे? आज ही मैंने हमारे वड़ा प्रधान श्री गुजरात में आए हैं, उसको मैंने 11 बजे एक लेटर लिखा कि ये तो कुदरती आपत्ति कल आई, उसमें तो काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा कोरोना की महामारी के गाँव के अंदर आरोग्य केंद्र न होने के कारण, समय पर वैक्सीन न होने के कारण
ऑक्सीजन की सुविधा के नहीं होने के कारण गुजरात के अंदर लगभग 22,000 विलेज है और 282 तालुका है और 30 डिस्ट्रिक्ट है। तो आज एक तालुका के अंदर कम से कम 1,000 पेशेंट हो रहे हैं। तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं था, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, एमडी डॉक्टर, तो सभी लोग अहमदाबाद में आ गए। अहमदाबाद के अंदर 1,000 बेड के हॉस्पिटल से 1,500 बेड के हॉस्पिटल बेड भी नहीं मिलता था। तो इसी के तरफ लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। तो इसीलिए आज की तारीख में 6.5 करोड़ की जनता के सामने वैक्सीन का मैंने खुद 2 मार्च को वैक्सीन लिया था, 2 अप्रैल को। अभी मेरे को बोला कि आप 1.5 महीने के बाद आपको वैक्सीन देगा। मैं कल गया तो बोलते हैं अभी जिससे वैक्सीन नहीं लिए उसको वैक्सीन देने का नहीं है। जी तो वैक्सीन से आप 1 साल हो गए, 1 साल हो गया। गुजरात के और देश के अंदर एक तरफ बोलते हैं गुजरात की वैक्सीन हमने अमेरिका में, तो गुजरात के 6.5 करोड़ के सामने अभी तक पूरे लोगों को वैक्सीन दी नहीं गई है। और कोरोना का जो टेस्ट करना चाहिए वो तो टेस्ट भी नहीं किया है। और आज की तारीख में मेरा गांव के लोग 30 लोग मर गए पूरे एक तालुका के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200, 300, 400, जी 500 सर। लोग मर तो गए। भारत जी तो यही अगर कह रहे अगर हैं कि शॉर्टेज है, ये हम सब देख रहे हैं सर। डॉक्टर जयेश आपसे समझना चाहेंगे कि ये स्थिति एकदम रियल है। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने पहली डोज ले ली, कई जगह से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि सेकंड डोज उनको उपलब्ध नहीं है। कई लोगों ने जिनको सेकंड डोज नहीं मिली है उन तक इस तरह के मैसेजेस पहुंच गए हैं कि आपकी सेकंड डोज आपको मिल चुकी है। ये जो लॉजिस्टिक्स और जो उस तरह तमाम तरह की खामियां हैं मैनेजमेंट के स्तर से। लेकिन स्थिति यही है कि अगर गांव अंचल, इस ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ स्थिति वाकई बहुत भयावह है। ऐसे में जो आईएमए का सुझाव था डोर टू डोर वैक्सीनेशन, इस पर क्या आप रोशनी डाल सकते हैं? क्या किस तरह का रिस्पांस आया है सरकार की तरफ से? आईएमए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वैक्सीनेशन में पहले दिन से तहे दिल से सपोर्ट किया है। जैसे 16 जनवरी को आपको याद होगा, जैसे अपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लॉन्च करके वैक्सीन चालू कर दिया था, तभी शुरू में हमने इमीडिएटली दिल्ली में हमारा ऑफिस है, वहां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमने सबको बताया ऑल ओवर इंडिया कि आप वैक्सीन ले लो और एज अ आईएमए मेंबर पहले वैक्सीन लेना चाहिए और पेशेंट को दिखाना चाहिए कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन मैं ले रहा हूँ, आप भी आप ले लेना। क्योंकि आपको वो टाइम याद होगा कि शुरू में 1 हफ्ता थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लोगों को डिस्कशन था कि ये वैक्सीन लेना चाहिए नहीं है, इसके ट्रायल्स नहीं हो गया है, सफिशिएंट इम्यूनिटी कम है और उसके पास से 65% ही खाली इम्यूनिटी मिलने वाली है बचत। तो वो हिसाब से आईएमए ने तभी उनको गवर्नमेंट को बोला था कि हम पहले आपको करेंगे, हम आपको मदद करेंगे। हमने उनको बोला कि हमारे 3.5 लाख डॉक्टर में से कम आज 1 लाख डॉक्टर्स फ्री में काम करने के लिए तैयार है, ओनली फॉर वैक्सीनेशन पर्पस। और हमारी ब्रांचेस 1800 है, उसमें से काफी ब्रांचेस जो है वो छोटी रूरल या गांव के एरिया में हमारे ब्रांचेस है। तो हमने उनको सुझाव यही दिया है कि आज हमको वैक्सीन आप दे दीजिए, हम 100 सेंटर आज फ्री में ओपन करके फ्री में वैक्सीन दिलवाएंगे, आप हमको खाली वैक्सीन दे दीजिए। वैक्सीन सेव करना, स्टोर करना वो हमारा काम रहेगा। आज जैसे आप बोल रहे हैं कि रूरल एरियाज में शुरू में आपने देखा होगा कि आज के तारीख में वैक्सीन की शॉर्टेज सब जगह पे, रूरल तो है ही है, लेकिन आज सिटी में, जैसा मैं बम्बे में रहता हूँ, कितने हॉस्पिटल्स में 2 दिन सप्लाई होता है तो 2 दिन सप्लाई नहीं होता है। और जैसे आपने बताया कि किसी ने 2 डोज के बदले दूसरा डोज उन्होंने लिया ही नहीं है, पहला ही डोज लिया है, बाद में उनको बोला गया है कि नहीं अभी आप 1 महीने के बाद के बदले 2 महीने के बाद में लीजिए। फिर अभी उनको बोला गया है कि नहीं आप 3 महीना तक एक्सटेंड कर सकते हैं, अभी उनको बोला गया है कि 4 महीना भी चलेगा। जी सर, तो अब ये जो है मतलब 6 के बाद अब ये 9 महीने का वक्त गैप कर दिया जिनको कोविड हो चुका है, अगर उनको वैक्सीन लेनी है। तो ये इतनी जल्दी जो ये गाइडलाइंस बदल रही हैं, चाहे वो प्लाज्मा की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कि ऐसी स्थिति क्यों, जनता जो है किस पर विश्वास करे? इसमें डेफिनेटली क्लैरिटी आईसीएमआर दे सकती है। आज के तारीख में जो संस्था है, गवर्नमेंट नियुक्त संस्था है, और इंडिया में वो बताती है लोगों को रिसर्च करके। तो लेकिन ये जो आज के तारीख में मैंने सुना कि
पोस्ट कोविड 9 महीना तक आप वैक्सीन मत लो, लेकिन इसके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट डोज के बाद में कितने लोगों को वैक्सीन को कोरोना हो गया है, सेकंड डोज लेने के बावजूद भी कोई कोई पेशेंट को कोरोना हो गया है। तो ये आप ये भी समझिए कि कोरोना की इम्यूनिटी, कोरोना का म्यूटेशन में, तो म्यूटेशन जब भी होता है तो कोरोना का जो वायरस है वो उसका खुद का मोहरा बदल देता है, चेहरा बदल देता है, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हमको आज के तारीख में 2 टूल हमारे पास में है। एक है मैक्सिमम वैक्सीनेशन, और पहले जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके पेशेंट को आइसोलेट करो ताकि वो उसके दूसरे और लोगों को न दे। तो डेफिनेटली जैसे ऑक्सीजन जरूर पड़े तो उसको ऑक्सीजन दे दो, तो उसे काफी हद तक हम डेथ रेट जो कम कर सकते हैं। नो डाउट आज के तारीख में डेथ रेट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, मतलब इंडिया का स्टैटिस्टिक्स के साथ में बाकी के स्टेट में करेंगे तो बाकी कमती है, लेकिन तो भी मैं समझता हूँ कि हम ये भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आज डेथ रेट अगर कम करेंगे और इम्यूनिटी, हम लोग को इम्यूनिटी कौन सी चाहिए, आज हर्ड इम्यूनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी जाने के लिए 60% लोगों को या तो वैक्सीन लगना चाहिए या तो डिजीज होना चाहिए। आज हमारा वैक्सीन का जो प्रोग्राम है इतना वीक प्रोग्राम चल रहा है कि हम 10% भी 5 महीने के बाद में वैक्सीनेशन पूरा नहीं कर सके, पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बोलता हूँ। वेयर एज अमेरिका ने नियरली 50% लोगों को वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आप वैसे ही दूसरे कंट्रीज में देखो कितना उनका वैक्सीनेशन का शेड्यूल हो रहा है। तो इसमें IMA गवर्नमेंट के साथ में पहले दिन से है, वैक्सीन सेंटर हमको खोलने को दीजिए। हमारे सभी हॉस्पिटल, आज हमारे जो डॉक्टर है वो काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे, खाली हमको वैक्सीन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट अगर वैक्सीन हम लोग को नहीं देगी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये हम लोग रूरल में भी करने को तैयार है, सिटी में भी करने को तैयार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयेश इस तरह का आश्वासन देने के लिए, और भरत सिंह झाला जी शुक्रिया आपका इंसाइट्स देने का कि रूरल एरियाज़ में किस तरह की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर कोरोना से जो बचाव के उपाय जो डॉक्टर जयेश लेले ने सामने रखे हैं, अंधविश्वास से बचें और जो तमाम तरह की थेरेपीज़ हैं उनमें सबसे पहले यही सोचें कि धार्मिक आस्था एक तरफ है और जो आपकी साइंटिफिक जो प्रमाणित जो थेरेपीज़ हैं एविडेंस बेस्ड, उन पर ध्यान देते हुए आप अपना उपचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जानकारी दिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।